अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2030 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। वैसे तो 2030 के करीब दुनिया में बहुत से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे चैलेंज की तरफ लेकर जाऊंगा जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। इस चैलेंज को समझने के लिए आपको 2015 की एक रिपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को शाया किया था गूगल और नासा ने मिलकर। गूगल और नासा ने मिलकर ये कहा था कि हमारा डी वेव क्वांटम कंप्यूटर, जिसका नंबर है 1097 क्यूबिट डी वेव, वो इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि जब वो प्रोसेसिंग करेगा, जब वो हम अमल में उसको लेके आएंगे, हम दुनिया में उसको लॉन्च करेंगे, तो नॉर्मल या क्लासिकल कंप्यूटर दूर दूर तक उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो एक आम कंप्यूटर से, जो इस वक्त हमारे घरों में मौजूद है, 100 मिलियन यानी 10 करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर आप एक प्रोग्राम या आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वांटम कंप्यूटर पर, एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में, उसे क्लासिकल कंप्यूटर पर या हमारे घरों में मौजूद इस वक्त के कंप्यूटर पर सॉल्व करने के लिए हमें 10,000 साल चाहिए। अब इमेजिन कीजिए कि इतने पावरफुल कंप्यूटर बहुत जल्द हमारी दुनिया में लॉन्च होने वाले हैं कमर्शियली। आप इस वक्त भी सुन रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर के डिफरेंट वेरिएंट्स कंपनीज लॉन्च करती जा रही हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर कमर्शियली अवेलेबल होगा जो कि क्लासिकल कंप्यूटर को दूर तक पास नहीं आने देगा। तो इससे हमें बहुत से थ्रेट्स फील हो रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा जा रहा है ईयर टू क्वांटम, और ईयर टू क्वांटम 2030 में आएगा। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट जो इस वक्त इंसान महसूस कर रहा है वो है डेटा सिक्योरिटी का, क्योंकि हमने अपना खुफिया डाटा, अपना कीमती डाटा क्रिप्टोग्राफी कोड्स के जरिए सिक्योर करके रखा हुआ है। वो आपके पासवर्ड्स भी हो सकते हैं, वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर भी हो सकता है, वो मुख्तलिफ किस्म का सोशल मीडिया पर आपका अपना वॉल्ट भी हो सकता है। लेकिन ये सारा का सारा डाटा इस वक्त कोई और नहीं देख सकता, क्योंकि हमने इसे छुपाया हुआ है। इसको एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है तो क्रिप्टोग्राफी के जरिए, यानी लॉक करके भेजा जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा कंप्यूटर आ जाए जो कि 10,000 सालों के बराबर एक सेकंड में प्रोसेसिंग कर ले, तो वो बड़े आराम से इस कोड को तोड़ सकता है। मैं आपको लेकर चलता हूं एक साइंसदान की तरफ, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरफ, जिनका नाम है ब्रूनो हटनर, जो कि को-चेयर हैं क्वांटम सेफ सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप एट क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस पर। इन्होंने इस प्रोसेस का नाम दिया है ईयर टू क्वांटम Y2Q। आपको याद है कि एक साल 2000 का साल Y2K था, जब 1999 से हम दाखिल हो रहे थे नई सदी में 2000 में। उस वक्त भी बहुत से ऐसे खदशे थे कि हमारे बैंक डिफॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर थे उनमें इस डेट की ऑप्शन नहीं थी। हमारी फ्लाइट्स कोलैप्स कर जाएंगी, क्रैश होंगे, बहुत से मसले मसाइल होंगे, और इंसान बहुत परेशान था उस वक्त में कि Y2K क्या चीज़ें हमारे सामने लाएगा। लेकिन वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथली हो गई, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की गई, चीज़ों को इम्प्रूव भी किया गया, और हम उस ट्रांजिशन में बड़े स्मूथली आगे चले गए। लेकिन अब Y2Q 14 अप्रैल 2030 में आ रहा है, ये इसकी एक्सपेक्टेड डेट है। और इस वक्त जितना भी डाटा आपका स्टोर होगा कंप्यूटर्स में, क्वांटम कंप्यूटर उनको ब्रेक कर लेंगे। अगर फर्ज किया, इसका एक पूरा स्पैन दिया हुआ है, 10 सालों में ये काम नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सालों में हो जाएगा। जो कंपनी पहले क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करेगी वो बड़े आराम से क्लासिकल कंप्यूटर्स को हैक कर सकती है, उनके डाटा को उठा सकती है। तो अब जबकि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हर चीज़ ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होती है, बहुत बड़ा ख़तरा है कि ये वो साल होगा जिसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इशू आने जा रहे हैं। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी NIST कहते हैं। इसका काम यह है कि इसने इस ट्रांजिशन को स्मूथली लेके जाना है, यानी जो पहला क्वांटम कंप्यूटर आएगा और जब क्लासिकल कंप्यूटर से हम जंप करेंगे क्वांटम कंप्यूटर की तरफ, क्योंकि कुछ लोगों के पास क्वांटम कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर
जो हम सोच रहे हैं मेन फ्रेम्स होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, जिस तरह सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम्स बैकग्राउंड में लगे होंगे और हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर्स ही होंगे। लेकिन ये जो जंप होगा, इसमें हम छोटे कंप्यूटर्स का डाटा किस तरीके से बचा सकेंगे, उस पर ये कंपनी रिसर्च कर रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब हम एल्गोरिदम्स की बात करते हैं तो इस कंपनी ने इस वक्त तक 4 एल्गोरिदम्स बनाए हैं क्रिप्टोग्राफी के डाटा को छुपाने के लिए। इनमें से जो पहला एल्गोरिदम है उसे क्रिस्टल काइबर कहा जाता है। पब्लिक कैटेगरी का इंक्रिप्शन टेक्निक है ये, और उसके साथ जो हमारे पास बाकी 3 इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं वो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम्स पर बेस करती हैं। इन सारी ये 4 जो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, इनमें एक चीज़ शायद मुश्तरक है, और वो ये है कि इनमें से 3 जो एल्गोरिदम्स हैं उनके पीछे जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है वो लैटिस का है। लैटिस स्ट्रक्चर के जरिए इनकोडिंग की जाती है, इंक्रिप्शन की जाती है। मैं आपको यहाँ पर लैटिस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है जो कि अलजबरा में इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, और इसके ज़रिए हम इंक्रिप्शन करते हैं और डिक्रिप्शन करते हैं। इसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है इस वक्त तक। एल्गोरिदम्स की बात की जाए और स्पेशली इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स की बात की जाए तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता। इंसान ने बहुत पहले ही अपने पैगामों को खुफिया बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन हम बात करेंगे जूलियस सीजर से, जो कि एक रोमन जनरल थे और स्टेट्समैन थे। उनका काम ये था कि वो अमूमन अपने पैगामात को छुपाकर अपने दूर की फौजों को भेजते थे। मैं आपको यहाँ पर उनका एल्गोरिदम भी दिखा रहा हूँ। इसे 3 पोजीशन शिफ्ट एल्गोरिदम कहते हैं, जिसमें वो ए को 3 शिफ्ट कर दें, डी कहते थे, बी को ई से रिप्लेस कर देते थे, सी को एफ से। तो जो भी उन्होंने लिखा था, जहां जहां ए आ रहा है वहां पर डी लिखा जाता था, जहां पर बी आ रहा है वहां पर ई लिखा जाता था, जहां पर सी आ रहा है वहां पर एफ लिखा जाता था। मैं आपको यहां पर उनका इनकोडर भी दिखा रहा हूं। बड़ा सिंपल सा इनकोडर है और इसे सीजर सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिदम या इंक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन फर्ज कीजिए कि मैंने अपने दोस्त को एक खत लिखा, और मैं दोस्त की बात कर रहा हूं, बेगम भी पास है। फर्ज कीजिए कि क्लास में मैंने अपने दोस्त को एक खत लिखा और वो खत खुफिया था, और मैंने सीजर की इंक्रिप्शन यूज की। खत पहुंचते पहुंचते गलती से उस्ताद के पास पहुंच गया। उस्ताद ने जब उस कोडेड खत को देखा तो उन्होंने फौरन अंदाजा लगाया और उन्होंने उस कोड को ब्रेक कर लिया। उन्हें पता चल गया खत के अंदर क्या है। क्या आप सोच सकते हैं कि किस वजह से उन्होंने फौरन इस एल्गोरिदम को ब्रेक कर दिया? बड़ा आसान है। ए इंग्लिश लैंग्वेज में अकेला भी लिखा जाता है, अ, और अगर मैं अ की जगह हर वक्त ड लिखूंगा या डी लिखूंगा तो फौरन पता चल जाएगा कि ए को डी से रिप्लेस किया गया। और इस तरीके से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके बड़े आराम से इस एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं और आप उस पैगाम को पढ़ सकते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारे उस्ताद को इस एल्गोरिदम के बारे में पता था। लेकिन फिर हम चलते हैं एक और एल्गोरिदम की तरफ जो कि इसको ज़्यादा सोफिस्टिकेट करके बनाया गया, उसे एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कहते हैं, AES। AES अभी भी इस वक्त भी यूज़ हो रहा है, और सीजर के जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसकी एक एक्सटेंशन है। इसमें हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। तो आपने ख़त भेजना है, सबसे पहले आप उस ख़त के टेक्स्ट को एक लॉक लगाएंगे। ऐसा लॉक लगाएंगे जिसके ज़रिए आम बंदे को अगर वो मिले तो वो पढ़ ना सके। लेकिन अब उसकी जो कुंजी है, उसकी जो चाबी है, वो तो आपके पास है। तो जब आपने वो ख़त किसी को भेजना है तो वो चाबी भी भेजनी है, ताकि उसको पता हो कि मैंने इस चाबी के ज़रिए इसको डिक्रिप्ट करना है, इसे दोबारा अपनी असल हालत में लेके आना है। यही मसला था इस कोडिंग का। तो फ़र्ज कीजिए कि आपने ख़त रखा एक बॉक्स में और बॉक्स को ताला लगा दिया। अब बॉक्स को आपने सिक्योर कर दिया तो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी पूरी है। लेकिन जो बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, यानी पोस्टमैन लेके जा रहा है, उसको क्या आपने सिक्योर किया है? क्या चाबी को सिक्योर किया है? जब हम चाबी एक जगह से दूसरी जगह रिसीवर को भेजते हैं तो यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि इस की को हथिया लिया जाए। और अगर की चाहे वो सिक्योर चैनल पर भी जा रही है, इंटरनेट पर तो आ गई, अगर की हथिया ली गई तो आपके कोडेड मैसेज को बड़े आराम से डिकोड किया जा सकता है। सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन टेक्निक में इसी चीज़ का सबसे बड़ा खतरा होता है। लेकिन फिर 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट राल्फ मैकल
उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम चाबी एक जगह से दूसरी जगह भेजें, हम नॉन लीनियर इंक्रिप्शन की तरफ भी आ सकते हैं कि हम इस तरीके से डाटा को इनकोड करें कि हमें उसकी इनकोडेड की एक जगह से दूसरी जगह ना भेजनी पड़े। शुरू में उसके पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया, लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन बहुत सालों के बाद राल्फ को वो रिकग्निशन मिली और देखा गया कि वाकई इनका काम बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने अपने एल्गोरिदम का नाम RSA एसिमेट्रिक एल्गोरिदम रखा, जिसमें हम डाटा को एक पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट करते हैं। डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है और फिर जिस चीज को भेजना है वो हर किसी को अवेलेबल होता है, पूरी पब्लिक को अवेलेबल होता है। लेकिन जिस चीज के पास प्राइवेट की होगी सिर्फ वही उस डाटा को डिकोड कर सकेगा। अगर मेरे पास प्राइवेट की है तो आपका इनकोडेड डाटा मैं डिकोड कर सकता हूं, लेकिन अगर इस गुलदान के पास वो की नहीं है तो ये कभी भी उस डाटा को डिकोड नहीं कर सकेगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लैटिस का इस्तेमाल हमने बताया था कि इन इंक्रिप्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और फ्यूचर की जो इंक्रिप्शंस हैं उनमें भी लैटिस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सिक्योर समझा जाता है। लैटिस स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 3D लैटिस स्ट्रक्चर आप विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2D लैटिस स्ट्रक्चर आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल एक पैग बोर्ड को देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बिल्कुल एक लैटिस स्ट्रक्चर की तरह ये काम कर रहा है। लेकिन लैटिस स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है और बड़े सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपने घबराना नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है और आपको समझ भी आ जाएगी कि हम लैटिस को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम डाटा को किस तरह एनकोड करते हैं। और जब मैं आपको क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ लेकर आऊंगा तो आपको पता लगेगा कि ये कितना मुश्किल है लैटिस को डिकोड करना। यहां पर आपको 2 लाइनें दिखाई गई हैं। इन 2 लाइनों को गौर से देखिए, मुख्तलिफ रंगों से जाहिर की गई हैं। आपने इन 2 लाइनों के पैरेलल में लाइनें ड्रॉ करनी है। सपोज अगर ये 90 के एंगल में है तो आपको एक प्रॉपर 90 के एंगल पर स्क्वायर शेप लैटिस मिल जाएगी। अगर ये एंगल पर हैं, इनका एंगल भी चेंज हो सकता है, लाइनों की लेंथ भी चेंज हो सकती है, कुछ छोटी हो सकती हैं, कुछ बड़ी हो सकती हैं। तो आपको बिल्कुल वैसे ही पैरेलल लाइंस, आप उनकी जो ओरिजिनल लाइंस हैं, जो बेस लाइंस हैं, उनके पैरेलल में अगर आप लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको लैटिस के नए नए स्ट्रक्चर्स मिलते जाएंगे। मैं आपको जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये सारे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में हम इनकोडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इनकोडिंग बड़ी ही सिंपल होगी डिकोड करने के लिए। खैर, आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी विजुअलाइज कर सकते हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को भी हम इनकोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज कीजिए इस डॉट की तरफ अगर हम देखते हैं तो हम इस डॉट को बड़े आराम से इसकी लोकेशन को 2 पैरामीटर में x और y में बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल डॉट होगा तो उसको x, y, z से। और फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक ऐसी लैटिस है जिसमें बहुत ज्यादा डायमेंशंस हैं, हजारों सैकड़ों डायमेंशंस हैं, तो उसके एक डॉट को बयान करने के लिए, उसकी लोकेशन को बयान करने के लिए मुझे सैकड़ों या हजारों वेरिएबल्स चाहिए होंगे। ऐसी लैटिस आप विजुअलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर में मैट्रिसेस के जरिए, हमने मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस अमूमन पढ़े होते हैं, मैट्रिसेस के जरिए आप बड़े आराम से ऐसी लैटिस डिजाइन कर सकते हैं। अब अगर इस लैटिस में आपने एक डॉट लिया और उसके पैरामीटर से आपने वो पूरा खत अपना इनकोड कर दिया और उसके बाद आपने उस डॉट को थोड़ा सा उठा के एक और जगह रख दिया, यानी इनकोड कर दिया, तो अब बहुत मुश्किल है हमारे आज के कंप्यूटर्स के लिए कि वो देख सकें कि वो डॉट इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको 2 डायमेंशनल ड्राइंग में दिखाया था। तो लैटिस को, उसके इंक्रिप्शन को डिकोड करना, उसे पकड़ना, उसको री इंजीनियरिंग करना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि जब हम लैटिस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा केयरफुली देखनी पड़ती हैं। आप जब एक इंक्रिप्शन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आज के कंप्यूटर्स में ये इंक्रिप्शन टेक्निक चल भी सकती है, क्या इतनी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसे डिकोड ही ना कर सके, कि उसे कंप्यूटेशनल पावर तो चाहिए। तो क्या वो कंप्यूटेशनल पावर इस्तेमाल कर सकता है इतनी कि वो लैटिस को डिकोड कर सके? और दूसरा, कितनी इंफॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं कि आपका चैनल जो है, जो आपका इंटरनेट है या आपको प्राइवेट चैनल है, वो इतना ज़्यादा डाटा सपोर्ट करता है। इस मामले में लैटिस बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। वो कंप्यूटेशनल पावर भी ज़्यादा नहीं मांगता और उसके साथ जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा डाटा चैनल पर भी लाना नहीं पड़ता।
इसलिए हम लेटिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे 14 अप्रैल 2030 की, जब Y2Q शुरू हो जाएगा और हमें लगेगा कि क्वांटम कंप्यूटर उनसे पहले ही हमारे डेटा को हमसे लेकर उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, तो उस वक्त NIST तमाम कंप्यूटर्स को, जितने भी कंप्यूटर्स हैं मेरे घर में, आपके घर में, उनको पहले ही इन एल्गोरिदम्स पर शिफ्ट कर चुकी होगी। ये एल्गोरिदम, जिन्हें क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शंस कहा जाता है, इनके जरिए नॉर्मल कंप्यूटर पर भी जो डेटा होगा उन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स डिकोड नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये एल्गोरिदम्स बनाए जा रहे हैं जो कि लेटेस्ट बेस्ड हैं और इन्हें डिक्रिप्ट ना किया जाए। तो फर्ज कीजिए अभी हम 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसे सॉफ्टवेयर आना शुरू हो जाते हैं, NIST जो सिफारिशात कर रही है, जिसके जरिए मेरा सारा डाटा सेव हो जाता है, और अगर 2027 में एक हैकर आ जाता है जिसके पास क्वांटम कंप्यूटर है और वो मेरे डाटा को उठाता है और उससे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है, तो ये एल्गोरिदम्स उसे रोकेंगे, क्योंकि इतने पावरफुल एल्गोरिदम्स हैं जिन्हें पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शंस का नाम दिया जाता है कि उसे डिकोड नहीं करने देंगे। लेकिन यहां पर भी एक कैच है। 4 एल्गोरिदम्स मैंने आपको बताए थे, इन 4 एल्गोरिदम्स में से 3 एल्गोरिदम्स लेटिस बेस्ड हैं, और इस वक्त इन कंप्यूटर्स के साथ हमें यह लगता है कि लेटिस में अगर आप इंक्रिप्शन करें, उस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए, मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हुए अगर आप इंक्रिप्शन करेंगे तो उसे डिकोड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी क्वांटम कंप्यूटर ने इस लेटिस को डिकोड कर दिया, तो फिर आपके 4 में से 3 एल्गोरिदम तो सीधे सीधे फ्लैट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारा डाटा हर किसी के पास अवेलेबल होगा। इसलिए अब बहुत ज़्यादा जोर लगने लगा है, क्योंकि वो लोग जो इंक्रिप्शन को तोड़ना चाह रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जाएं, ऐसे पावरफुल कंप्यूटर्स बनाए जाएं जो कि लेटिस के स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर सकें, यानी उस डॉट की जगह को ढूंढ सकें जो कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें भी यह अंदाज़ा होना चाहिए, हमारे मुल्क को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि 2030 में अगर हमने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग ना की, तो हमारा कोई भी डेटा, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो कमर्शियल डेटा हो, चाहे वो हमारा सोशल डेटा हो, वो सिक्योर नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक थिंक टैंक वीडियो थी, फ्यूचर के बारे में वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।